हाय, हाउ आर यू ऑल। तो आज का हमारा चैलेंज डे 3 है। उसमें भी हमने 10 सवाल लिए हैं और इसमें सवाल मतलब इजी भी हैं, टिपिकल भी हैं, नॉर्मल सीरीज है ये, नीट बेसिस पे मतलब कैसे आ सकते हैं। तो इसमें अच्छे सवाल भी मिलेंगे आपको और थोड़े से टफ मीडियम भी मिलेंगे। तो जैसे कि ये सवाल है आपके सामने है, दो मैं आपको सवाल समझा देता हूँ। दो आपको दिख ही रहा होगा, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो देखो करंट भी सेम है, आई सेम है, तो मेरे पहले दिमाग में क्या, अच्छा आई सेम है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि अच्छा ये जो होता है डी डिस्टेंस दूर, तो ये तो मेरे को याद है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी होता है। अच्छा, क्योंकि इनफाइनाइट के लिए, सेमी इनफाइनाइट के लिए कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 90 रखोगे क्योंकि ये क्या हो जाता है 90। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत दूर है पॉइंट, नहीं नहीं। इनफाइनाइट का मतलब होता है ये बहुत क्लोज है इसके। तो जब ये बहुत क्लोज आ जाए, देखो अगर ये पॉइंट यहाँ है और ये एंगल बन रहा है, इस वायर से ये एंगल बन रहा है, लेकिन अब मुझे ये इनफाइनाइट बनाना है। तो इनफाइनाइट का मतलब ये थोड़ा ना कि बहुत बहुत लंबी लेंथ का वायर है, नहीं। आप इस पॉइंट को छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, ये थीटा 1 किधर, ये थीटा किसकी तरफ अप्रोच करेगा, बड़ा होता जाएगा ना, एंगल एंगल बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो ये पॉइंट होता है बहुत पास होता है, ठीक है। तो खैर ये तो एक एक्स्ट्रा मैंने पॉइंट बता दिया। अब ये सिंपल है, आप अपना थंब इधर रखें, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी वजह से कहाँ आई, इनवर्ड। इस वायर की वजह से थंब ऐसे रखें, कहाँ आएगी डायरेक्शन, आउटवर्ड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। आंसर क्या आएगा आपका, 0। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। दो कोयल हैं, इसमें हम क्या यूज करेंगे, देखो जी। एक्सिस पे निकालना है तो सीधी सी बात है, एक्सिस पे जो हम निकालते हैं आप ऐसे बना लो, बस इतनी सी बात है कि एक्सिस पे आर डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस है, ये एंगल थीटा। तो इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, डायरेक्शन तो आप वो ये राइट हैंड थंब रूल से निकालते ही हो, बी नॉट साइन क्यूब थीटा, दैट्स इट। ये ब्रह्मास्त्र है। अब मुझे सीधी सी बात है भैया, सेम कोयल है ये, सेम डायरेक्शन में करंट है, तो जब आप इधर फिंगर कर्ल करोगे तो थंब आपका इधर आएगा, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अब ये सेम है, दोनों एंड टर्न्स हैं, सेम है। तो यानी कि एक की वजह से जितना होगा 2b1, ये बी नेट आ जाएगा। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, यानी कि 2 इंटू B1, यानी कि B1 एक की वजह से निकाल लो, इसकी वजह से निकाल रहा हूँ। तो कितनी डिस्टेंस दूर है, आधी डिस्टेंस दूर, क्योंकि दे आर प्लेस्ड कोएक्सियली एट ए डिस्टेंस r, तो ये वाली डिस्टेंस होगी तुम्हारी r/2। तो बी नॉट इंटू साइन क्यूब थीटा, ये हो गया थीटा। इसमें बी नॉट क्या होता है, बी नॉट होता है जो ये आप सेंटर पे निकालते हो। तो सेंटर पे तो मुझे पता है 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन कितना होता है जी, 2 इंटू r। r क्या है तुम्हारी डिस्टेंस, अब देखो ये टोटल, तो ये रेडियस r है जी, r है तो r लिख दो, इंटू साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, r अपॉन हाइपोटेनस कितना है, r का स्क्वायर प्लस r²/4। और इसकी क्या है, तुम इसकी क्या करोगे, आप क्यूब करोगे। तो अब आप इसको फाइनल जब सोल्व करोगे, 2 से 2 कट गया, म्यू नॉट आई अपॉन r इंटू, ये कितना हो जाएगा जी, मैं सीधा कर देता हूँ, तो ये 2 की क्यूब आ जाएगा, तो ये 8। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसको सॉल्व करने में। तो फाइनली आंसर आपका कितना आ गया। और हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स n गिवन है, तो n की तो आपको इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपको दिख रहा है बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 बड़ा अच्छा सवाल है, अब ये रे ऑप्टिक्स से सवाल आ जाता है और ये जेई मेंस का सवाल है और ये रिपीटेड सवाल है। इसमें क्या है कि आपसे पूछा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिए गए हैं मटेरियल के, प्रिज्म फॉर द रेड ग्रीन ब्लू वेवलेंथ इतना इतना इतना, 3 दे दिए। अब देखो आपसे पूछ रहा है कलर ऑफ द रे इमर्ज आउट ऑफ द फेस, यानी कि कौन सा बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा ये किस बात पर डिपेंड करता है, इंसिडेंट एंगल पे। तो मैंने मान लिया ये सब ऐसे ही सेम एंगल से आ रही है, तो मान लिया सबका, देखो सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम रहेगा नहीं रहेगा, पहली बात तो ये देखो सबका सेम रहेगा। आप कहोगे हाँ सर सबका सेम है, सेम आ रही है, चलो जी। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, मैं एक नॉर्मल जनरल बात कह देता हूँ आई, और ये बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये कहाँ है, ये डेंसर है, ये रेयर है,
तो TIR होने की कंडीशन क्या होती है कि आई एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की होती है। तो मतलब ये TIR की कंडीशन, तो आई अगर तुम्हारा लेस देन हो थीटा सी से, तो ये बाहर निकलने की कंडीशन होगी। भाई ये कंडीशन किसकी है कि रे ये वाली अगर आई तुम्हारा लेस देन है तो बाहर निकल जाएगा। दोनों तरफ साइन ले लो एक बार, यानी कि साइन आई विल बी लेस देन साइन थीटा सी। क्रिटिकल एंगल क्या होता है आपका 1/μ। साइन कितना हो गया जी तुम्हारा, ये 90, ठीक है जी। ये कितना हो गया 45 है जी, तो ये भी कितना होगा 45। सिमिलरली ये भी कितना होगा 45। ये क्या हो गया नॉर्मल है, देखो जी ये नॉर्मल लिया ना आपने, ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, यानी कि आई भी कितना होगा 40, और तीनों के लिए 45, तो यानी कि साइन 45। तो यहाँ से 1/√2 1/μ, सो म्यू शुड बी लेस देन 1.414, यानी कि जिसके लिए म्यू की वैल्यू, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल जिसके लिए वैल्यू ये देगा, वो क्या कर जाएगा, यहां से कंडीशन निकाली है ना, ये कौन सी कंडीशन है, बाहर निकलने वाली। तो मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू इससे कम है। देखो 1.42 1.49 ये तो इससे ज्यादा है, तो ये कंडीशन में फिट नहीं बैठ रहा, यानी कि म्यू की वैल्यू अगर इससे कम है तो बाहर निकलेगा। तो ये सिर्फ 1.27 ही इससे कम है, यानी कि रेड वाला बाहर निकलेगा और बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये रिपीटेड सवाल है, ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिपीटेड सवाल है, और तुम्हारा मतलब एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये तो एनसीईआरटी का ही सवाल है और ये रिपीटेड, ये भी अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने रे ऑप्टिक्स का सवाल उठाया। देखो ये कितना अच्छा सवाल है। आपको फाइनल इमेज बतानी है तो आप पहले इसके लिए तो निकालो। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है एफ यू अपॉन एफ प्लस यू लेंस के लिए। आप ये मत याद रखो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इसमें साइन गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये वाले याद रखो। अब विद साइन पुट करो, v पहले कॉन्वेक्स है यानी कि +10 इंटू यू कहाँ पे है -30। क्यों, मैं ये भी बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट से ये, तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होता है पॉजिटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। आप कोई भी और मेजर कहाँ से करते हो, आप पोल से, मैं रिकॉल करा देता हूँ। तो जब आप यहाँ से ऐसे चलोगे ना इसको मेजर करने के लिए, तो ये जो लाइट है, लाइट रे तो ऐसे चलेगी ना, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो आप, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो नेगेटिव वैल्यू, तो इसलिए नेगेटिव आती है। थोड़ा रिकॉल करा रहा हूँ बस। डिवाइड बाई f10 -30 विल बी इक्वल्स टू -300 डिवाइड बाई -20। कट गया +15 सेंटीमीटर। इसके बाद सवाल बहुत आसान है। अब तुम्हारी इमेज कहाँ बनी, यहाँ पे, यानी कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये हुआ तो यहाँ मिलेगी ना, लेकिन यहाँ तो पहुंच नहीं सकता सीधा। सीधा क्यों नहीं पहुंच सकता, बीच में तो भैया ये आ गया लेंस, तो इसको आता हुआ दिखाई देगा, तो पहले यहाँ तो पहुंच नहीं सकता। लेकिन वही वाली बात है, वर्चुअल तो इमेज बनेगी ना, और जो यहाँ इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये आपने पढ़ा ही होगा दूसरा इवेंट। तो अब ये इसके अंदर जाएगी तो इसके लिए ये तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब देखो ये 15 सेंटीमीटर दूर मैंने बनाया है, कितनी दूर बनाया है 15 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट, जब मैं ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, अब इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट बन गया ना, तो ये कितनी दूर है 10 सेंटीमीटर। और आप देखो इसका क्या है, ये फोकस, यानी कि इमेज कहाँ पे है, फोकस पे, यानी कि फोकस पे तो तुम्हें पता ही है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे, तो ये पैरेलल हो जाएंगी रेस। जब रेस पैरेलल हो जाएगी तो इसके पास पहुंची, लास्ट वाले के पास पैरेलल जब रेज आएगी तो ये भी कहाँ पे मोड़ देगा इसको, फोकस पे। कॉन्सेप्ट पता ही है, तो एक को निकाल के देखो, सवाल कितना आसान है, एनसीईआरटी का सवाल है। और फाइनल कहाँ बनेगी, ये फाइनल इमेज कहाँ बनी, आई फाइनल कहाँ पे बनी 30 सेंटीमीटर। तो कहाँ से बताना है, फॉर्म्ड बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन द फिगर, ओ पॉइंट से, यानी कि 30, ये कितना हो गया 15, 30 60, यानी कि 75 विल बी द आंसर। आगे चलते हैं जी। अब थोड़ा थर्मल की तरफ आ जाते हैं। देखो ये सवाल, ये क्योंकि मैं वही सवाल उठा रहा हूं जहां से कॉन्सेप्ट भी और चीजें मतलब जो थोड़ी सी रिकॉल हों, और जहां से चांसेस होते हैं। मतलब अब ये दो रोड हैं, वो कह रहा है कि एक्स डिस्टेंस है वो बढ़ती नहीं है, तो आपके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में आना चाहिए कि अरे यार ये बढ़ती नहीं है तो फिर कैसे यार वो, अच्छे यार, ये एक्स चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो ये भी जितना बढ़े वो भी नीचे वाला भी उतना ही बढ़े, तभी तो ये सेम रहेगा ना। भाई मान लो ये इतना बढ़ा
तो ये भी उतना ही बढ़ना चाहिए, तभी तो ये एक्स सेम रहेगा। तो इसका मतलब डेल्टा एल ए शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा एल बी, यानी कि एल ए अल्फा ए डेल्टा टी शुड बी इक्वल्स टू एल बी अल्फा बी डेल्टा टी। बस इतना सवाल था ये। हालांकि आसान सवाल था, बस एक वो समझाने वाली बात थी कि ऐसे अप्रोच लगानी है, दिमाग में क्या आना चाहिए। एज ए स्टूडेंट आप पेपर में बैठते हो, तो एल ए बाई एल बी अल्फा बी बाई, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास ये सवाल है, देखो जी, ये कैलोरीमेट्री से मैंने सवाल उठाया है, थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। तो कैलोरीमेट्री का जब भी आप सवाल बनाओ ना, इसमें क्या है, जैसे मैं आइडिया आपको सारा बता दूंगा तो आप हर तरह का सवाल बना पाएंगे। आइस है -10 डिग्री सेल्सियस मिक्स की 400 ग्राम वाटर के साथ 25 डिग्री सेल्सियस पे। इफ द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 15 डिग्री सेल्सियस देन द मास ऑफ आइस यूज्ड इज। आपने कितना मास यूज किया है, मतलब आपने इसको इसके साथ मिला, आपको मास नहीं पता है, आपने आइस को वाटर के साथ मिला दिया जो कि इतने पे थी और फाइनल टेम्परेचर इतना हो गया, तो बताना है आपको कि कितनी आइस यूज करी। तो देखो, वाटर का टेम्परेचर है, तो वाटर एक सीधी सी बात है, पानी को आइस में मिलाओगे तो आइस पिघलनी भी है, ठीक है। तो आइस जो हीट लेगी, एनर्जी लेगी, वो कहाँ से लेगी, वाटर से ही लेगी ना। तो पहले दोनों को 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ। तो पहले आप एक कॉलम बनाओ। आप हमेशा इन सवालों को जब भी करो, आपका कभी सवाल गलत नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। आपका कितना है पहले यहां लिख लो, जो जो मिक्स कर रहे हो आप। 4 ये इतना वाटर है, ये वाटर है आपका, ऐसे लिख लो 25 डिग्री सेल्सियस। तो पहले इसको 0 पे ले आओ, क्योंकि यही तो एनर्जी देगा। 0 के बाद फिर देखेंगे, समझाऊंगा मैं क्यों 0 पे लेके आ रहा हूँ, वो लॉजिक भी बताऊंगा। तो क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो अगर मैं देखूं इससे, तो ये हीट अवेलेबल जो है, अगर मैं इसको 0 पे ले आऊं, वाटर कितने पे ले आए मैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो मेरे पास जो हीट अवेलेबल है वो है एम एस डेल्टा टी, यानी कि 400। एस फॉर वाटर 1 होता है और डेल्टा टी 25, ये तो पता ही होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 10,000 कैलोरी। यानी कि कुल मिला के मेरे पास इतना, अगर मैं इसको ले आऊं तो मेरे पास इतनी हीट है देने के लिए। अब ध्यान से देखो जी, यहां तुम्हारा है, मैंने मान लिया एम ग्राम है जो आइस का है, कितने पे जी, -10 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना पड़ेगा, पहले तो आइस आई 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो वहां कितना हो गया, क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एस कितना होता है इसके लिए, हाफ एम, डेल्टा टी कितना आपने चेंज किया 10। तो आपको इतनी, इसको इतना खिलाना पड़ेगा अगर इसको 0 पे लेके आना है। चलो पहले तो ये लेके आए, फिर इसकी स्टेट चेंज करनी है, तो क्यू इज इक्वल टू एम एल यहाँ देना पड़ेगा। आप कहोगे हाँ, और एल कितनी होती है 80, तो 80 एम, ये इतनी कैलोरी है यहाँ खा जाएगा, इतनी कैलोरी है इसको यहाँ देनी पड़ेगी, और आपकी जो ये वाटर बन गया, ये आपका आ गया एम ग्राम वाटर। कितने पे है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, आपके पास इतनी थी, इतने में से आपने इतनी इसको निकाल के दे दी, पहले इसको खिला दो। तो आपके पास क्यों अवेलेबल कितनी बची, आपके पास बची भाई 10,000। फिर आप कहोगे सर आपने ऊपर भी दिलवा दी, तो ऊपर दिलवा दी आपने, कितनी दिलवाई सर, 85 एम, तो सर आपने ऊपर ही दिलवा दी। इतने कैलोरी सर मेरे पास बची है। इतने कैलोरी किसके पास बची है, इस वाटर के और इसके पास, मतलब मेरे पास जो अवेलेबल है इतने, और मेरे पास कितने ग्राम पानी है अब, एम ग्राम तो ये, और 400 ग्राम ये भी तो है भाई, 400 ग्राम ये तो यहीं का ही है ना, तो 400 ग्राम। तो एक बाल्टी के अंदर अभी सिनेरियो क्या है, मेरे पास इतनी कैलोरी है और 400 प्लस एम इतना मेरे पास वाटर अवेलेबल है, तो कितना टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, फिर से लगा लो, क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ठीक है जी, क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो क्यों अवेलेबल कितना है जी तुम्हारे पास, क्यों अवेलेबल है तुम्हारे पास 10,000 -85 एम, इतना अवेलेबल है, विल बी इक्वल्स टू, टोटल मास कितना है जी तुम्हारे पास 400 प्लस एम इंटू एस, 1 हो गया वाटर के लिए, डेल्टा टी तो इतना, तो 0 से कुछ टी टेम्परेचर जाना है, तो वो टी कितना है तुम्हारे पास, ऑलरेडी गिवन है 15 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेशन कर लो, 400 प्लस एम इंटू 15, ये कितना होगा जी 10,000 -85 एम, तो ये कितना होगा जी 10,000, थोड़ा मैं स्पीड से कर दे रहा हूँ, -6,000 विल बी इक्वल्स टू 15 एम प्लस बच्चे 85 एम। तो ये कितना हो गया, अगर आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा जी 100 एम। यहाँ से कितना आया 4,000 कट गया, यानी आ गया आपके पास 40 ग्राम। आप इस अप्रोच के साथ कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं।
आप दोनों को 0 पे लेके आओ, 0 पे आपको अवेलेबल कैलोरी आपके पास पता रहेगी, उससे ऊपर ही तो बढ़ाना है। तो दोनों को अब मेरे पास टोटल मास कितना हो गया, इतना इतना। भाई आप ऐसे सिनेरियो दिमाग में सोचो, आपने एक वाटर है, वाटर 25 डिग्री सेल्सियस बाल्टी है, उसमें आपने आइस डाल दिया ये वाला, तो आइस क्या करेगा, वाटर से ही तो हीट लेगा, तो हीट वाटर तो हीट देगा। तो दोनों एक टाइम ऐसा आएगा ना जब दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएंगे, उसके ऊपर फिर टोटल टेम्परेचर बढ़ेगा। वो सेम सिनेरियो मैंने किया, अब ऐसे और वापस से सॉल्यूशन सुन लो, समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखो जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये मैंने थोड़ा थ्योरेटिकल भी लिया है ताकि आपको थोड़ा वेव की तरफ भी, फिनोमिना कौन सा एग्जिबिट पार्टिकल नेचर। तो देखो, या तो वेव नेचर होता है, डिफ्रैक्शन भी वेव नेचर से ही करते हैं हम, पोलराइजेशन वेव नेचर, ठीक है जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होगा ये वाला। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आंसर होगा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन आपको याद है ना, इंटेंसिटी बढ़ती है, वेव क्या कहती है, देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ कैसे है इसका मतलब। ये वाला आया जब ये आके हिट कर रहा था, तो इंटेंसिटी क्या, आप इंटेंसिटी अगर बढ़ाओगे, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से हम क्या कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कहते हैं नहीं कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वेव थ्योरी के हिसाब से देखें तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन है वो बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, तो वेव थ्योरी फेल हो गई थी, इसलिए फिर फोटोन थ्योरी आई थी। फोटोन थ्योरी का मतलब क्या होता है कि जो फोटोन है, जो एक पर्टिकुलर, जैसे ब्लू कलर की लाइट है तो उसके जो फोटोन है उसकी एनर्जी फिक्स होगी। इंटेंसिटी का मतलब था कि नंबर ऑफ फोटोन्स आप बढ़ा रहे हो, क्या आप, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। तो इसलिए हम, जो ये वाला है, ये पार्टिकल नेचर से ही इंटरेक्शन है कि वो इंटरेक्ट कर रहा है। फोटोन उसने पार्टिकल नेचर पे ही माने थे कि वो पार्टिकल, फोटोन जो है वो अपनी सारी एनर्जी उसको देंगे, तो ये पार्टिकल नेचर शो करता है, ठीक है ना। तो उस पे बेस था ये। अब अगला वाला 8 अगर आप देखो, तो 8 वाला था, दो पोलराइजर हैं, पैरेलल रखे हुए हैं, ऐसे पैरेलल रखे हुए हैं दो पोलराइजर। अब दूसरे वाले को आपने 60 डिग्री रोटेट कर दिया ऐसे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे यहाँ से अनपोलराइज आई, अनपोलराइज की आई है, तो कितनी हो जाएगी, I0/2। अब ये आपने 60 कर दिया, मैलस लो लगाओ, तो I0/2 कोस स्क्वायर 60, तो कितना हो गया जी, I0/2 इंटू 1/2 यानी कि 4। तो इंटेंसिटी पास कितनी हुई, I0/8, इनिशियल कितनी थी, I0, तो फाइनल माइनस फाइनल I0/8 इतनी ट्रांसमिट हुई, I0 इंटू 100, 12.5, इतने परसेंट आ गया, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अब थोड़ा 9 वाला देखो जी, 9 वाला क्या है, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल है तुम्हारा, ये वाला इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रॉन इन ए फोटो सेल, पाई वेवलेंथ इतना। अगर आपने ये चेंज कर दी, ये 3000 की ले ली, तो अब रिक्वायर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो पहले वाली कंडीशन से अगर मैं वर्क फंक्शन निकाल लूँ तो कोई दिक्कत है। स्टॉपिंग पोटेंशियल E इंटू वी नॉट विल बी इक्वल्स टू Hc/λ, यानी कि 12400 डिवाइड बाई 4000, सीधा लिख लेता हूँ, ठीक है जी, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है जी। यहाँ से अगर वर्क फंक्शन देखा जाए तो 0.82 विल बी इक्वल्स टू, कट कर दो, ये 3.1 आ जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा, -5, सो 5 विल बी इक्वल्स टू 3.1 माइनस 0.82, आएगा नहीं आएगा, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 10.82, 10 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा 8, ये 0, तो 10 में से ये 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 5 की वैल्यू आ गई। अब आप ये कर रहे हो तो अब तो सीधा सा हो गया, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs विल बी इक्वल्स टू कितना हो गया जी, एच म्यू, यानी कि 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, डिवाइड बाई 3000 माइनस 2.28, बच्चे काट दो, 3 चौक 12 पॉइंट, और ये आ जाएगा 3 बन जा 3, फिर 0 3 माइनस 2.28, यस, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, वोल्ट में आंसर आ जाएगा, तो ये फाइनल आ गया आपका 4.13। बस ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सा रहने वाला है, 2.28, तो ये माइनस करोगे तो तेरे 8 5, और ये आ जाएगा आपका 8.3 में से 2 1 1.85, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। रिक्वायर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी अप्रॉक्स
तो कितने तुम्हारे 1.85 स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना तुम्हारा रहने वाला है। खैर जी, अगला सवाल थोड़ा अब काइनेमेटिक्स की तरफ आ जाते हैं। ग्राफ देखो, अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको चूज करना है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। और कांस्टेंट कब होता है? जब ग्राफ लीनियर हो, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट, वीटी का स्लोप कांस्टेंट आना चाहिए। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो एक ही स्लोप है भाई और नेगेटिव ही है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। ये दोनों के दोनों आप देख रहे हो, दोनों, ये भी एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट है, दोनों पॉजिटिव है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन 1। यहाँ देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, 6/2 पॉजिटिव। इसके लिए क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है? थीटा ऑब्ट्यूस है, नहीं है? ये नेगेटिव, तो नेगेटिव होना चाहिए ना, तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज की सीरीज के लिए अच्छे सवाल थे, आप प्रैक्टिस करें, रोज सीरीज आएगी ये जो है अब आपके एग्जाम तक, और आप मेहनत करें, सॉल्यूशन सीखें, और उससे ही आपका बहुत अच्छा हो जाएगा।